सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई कभी कभी कोर्ट रूम में नहीं, सिस्टम के अंदर चलती है। और इस बार एक सुप्रीम कोर्ट जज ने वो बात बोल दी जिसे आमतौर पर लोग सिर्फ धीरे से डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्त ने एक ऐसी चीज पर सीधा सवाल उठाया है जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड इंटरनल फेयरनेस तीनों को टच करती है। उन्होंने कहा कि पास्ट में ऐसे जजेस रहे हैं जिन्होंने सच में हिम्मत दिखाई है। Many judges have had the mental courage and conviction to take the hit for the greater good. लेकिन फिर उन्होंने एक uncomfortable question पूछा. However, how many judges in present times would prioritize ethics over career growth? बस यही से पूरी डिबेट शुरू होती है। क्या जज सच में वही करे जो लीगली और मॉरली सही है, अगर उसे पता हो कि उसका करियर उस डिसीजन की वजह से हर्ट हो सकता है? और अगर वो फिर भी सही चीज करे तो क्या सिस्टम उसके साथ खड़ा होता है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब जस्टिस दत्ता का पॉइंट बहुत शार्प था। उन्होंने सिर्फ मॉरल आइडियलिज्म की बात नहीं की, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर की तरफ भी इशारा किया। उनका स्टेटमेंट था कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर दोज हु फॉलोड दिस स्टेटमेंट वर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कॉलेजियम बाय इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट विक्टिमाइज्ड फॉर देयर राइटियसनेस। ये लाइन बहुत हैवी है। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी के अंदर ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां जजेस ने इंटीग्रिटी दिखाई है, लेकिन कॉलेजियम ने उन्हें विक्टिमाइजेशन से प्रोटेक्ट नहीं किया। तो फिर प्रैक्टिकल मैसेज क्या जाता है? ये कि जुडिशियल करेज की स्पीचेस अलग होती है, लेकिन रियल करियर कॉन्सिक्वेंसेस अलग। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इस इशू को इतना एक्सप्लोसिव बना दिया है। अब ये रिमार्क्स जस्टिस दत्ता ने फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 में दिया, जहां थीम था री इमेजिनिंग जुडिशियल गवर्नेंस। वहीं उन्होंने जस्टिस बीवी नागरत्ना को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहा कि माई अपील टू यू एज अ मेंबर ऑफ द कॉलेजियम इज टू राइज टू द ओकेजन टू स्टैंड बाय एंड प्रोटेक्ट दीज जजेस हु एक्ट एज यू हैव स्टेटेड इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। अब ये सिंपल रिक्वेस्ट नहीं थी, एक पब्लिक अपील था कि जो प्रिंसिपल स्पीचेस में डिफेंड किए जाते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट्स और एलिवेशन में भी विजिबली अपहोल्ड किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन जजेस को ये कहे कि कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना राइट डिसीजन लो, तो फिर इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी बनती है कि वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को शील्ड करे। अब जस्टिस नागरत्ना का लेक्चर भी इसी डिबेट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने कहा था कि even if judges know that unpopular decision may cost them elevation, extension or bring them in the bad books of the powers that should not come in the way of their decisions। और आगे कि ultimately it is the conviction, courage and independence of each judge which really matters। We as judges should always follow our oath of office, which is our judicial dharma, and live up to it irrespective of its consequences on our career। ये words ideal judicial conduct का blueprint लगते हैं, लेकिन जस्टिस दत्ता ने बेसिकली ये पूछा कि क्या सिस्टम भी उतना ही ब्रेव है जितना जजेस को होने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल करेज तभी सस्टेनेबल होता है जब इंस्टीट्यूशनल बैकिंग हो। और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल और गहरे हो जाते हैं। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि लोग क्यों कहते हैं कि कॉलेजियम फेल हो गया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का फेमस कोट याद दिलाया, However good a constitution may be if those who are implementing it are not good, however bad a constitution may be if those implementing it are good, it will prove to be good। अब ये रेफरेंस बहुत मीनिंगफुल था। इसका मतलब ये था कि प्रॉब्लम सिर्फ डिज़ाइन में नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन में भी होती है। कॉलेजियम का स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड करेज कंसिस्टेंट ना हो तो सिस्टम पर डाउट उठना नेचुरल है। और सिर्फ डाउट बाहर के लोगों को नहीं, अंदर के लोगों को भी हो रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने रिसेंटली कैंडिडली कहा था कि इवन जजेस डोंट नो वेयर द कॉलेजियम सिट्स। जस्टिस रूमा पाल ने कभी इसे पॉसिबली द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द कंट्री भी कहा था। फॉर्मर जस्टिस जस्ती चिलामेश्वर ने भी कहा था कि कॉलेजियम का हिस्सा होते हुए भी उन्हें समझ नहीं आता था कि कुछ ट्रांसफर्स क्यों हो रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशन के अंदर के सीनियर जजेस ही ओपेसिटी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो इशू सिर्फ पब्लिक परसेप्शन का नहीं, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेजियम को हटा देना इजी आंसर है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बचाने के लिए ही कॉलेजियम इवॉल्व हुआ था, स्पेशली 1970s के उस फेज के बाद जब सुपर सेशन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने जुडिशरी को शेक कर दिया था। 1973 में जस्टिस A.N. रे को सीनियर जजेस के ऊपर CJA बनाया गया और 1977 में जस्टिस HR खन्ना को सुपरसीड किया गया आफ्टर हिज फेमस डिसेंट इन ADM जबलपुर। ये दोनों इवेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में वार्निंग की तरह खड़े हैं। इसीलिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि कॉलेजियम का एग्जिस्टेंस ही गलत है,
प्रॉब्लम ये है कि क्या कॉलेजियम अपने खुद के डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल पर खड़ा उतर रहा है। इस डिबेट का एक और लेयर्ड एंगल है सीनियरिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी को ऑलमोस्ट सेक्रेड माना जाता है, लेकिन आयरनी ये है कि फ्यूचर सीजीआई का पाथ अक्सर पहले के एलिवेशन डिसीजन से साइलेंटली शेप हो चुका होता है। मतलब कॉलेजियम सिर्फ प्रेजेंट वैकेंसीज फिल नहीं करता, वो इनडायरेक्टली फ्यूचर कोर्ट लीडरशिप भी डिजाइन करता है। इसीलिए उसके रिकमेंडेशन का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म से काफी आगे तक जाता है। और जब एग्जीक्यूटिव किसी डिसफेवर्ड रिकमेंडेशन को फॉर्मली रिजेक्ट किए बिना बस होल्ड पर रखता है तो सीनियरिटी डिस्टॉर्ट हो सकती है। अब जस्टिस दत्ता ने मेरिट के स्टैंडर्ड्स पर भी काफी क्लियरली बात की। उन्होंने कहा कि द डिसाइडिंग फैक्टर्स शुड बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, और आगे एक्सप्लेन भी किया कि डिसीजंस शुड बी ग्राउंडेड इन जजमेंट्स डिलीवर्ड, रिपोर्टेड केसेस, प्रोफेशनल इवैल्यूएशंस, रिटन वर्क एंड डॉक्यूमेंटेड कंडक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग ये थी कि पर्सनल अफिलिएशंस, सोशल प्रॉक्सिमिटी, लॉबिंग, इनफॉर्मल रिकमेंडेशंस और परसीव्ड क्लोजनेस टू दोज इन पावर, जुडिशियल, पॉलिटिकल और अदरवाइज मस्ट बी एक्सक्लूडेड। अब ये लाइन एसेंशियल है क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रस्ट का एक मेजर रीज़न यही परसेप्शन होता है कि मेरिट के साथ इनविजिबल नेटवर्किंग भी रोल प्ले करती है। अगर कॉलेजियम को क्रेडिबिलिटी चाहिए तो उसे दिखाना होगा कि ऑब्जेक्टिव मटेरियल ही रियल बेसिस है। अब रीजनल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन भी इक्वली सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट में सब हाई कोर्ट्स की बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टेंटली नहीं रही है। कुछ हाई कोर्ट्स हिस्टोरिकली डोमिनेंट फीडर्स रहे हैं, जबकि कुछ रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट रहा है। फेडरल डेमोक्रेसी में ये सिर्फ सिंबॉलिज्म का इशू नहीं है। डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट लीगल रियलिटीज़ और सोशल कंटेक्स्ट लाते हैं। तो जब फेयर रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल सेलेक्टिवली अप्लाई होता हुआ दिखे तो नेचुरली सस्पेशन बढ़ता है कि क्राइटेरिया कंसिस्टेंट नहीं है। अब जस्टिस दत्ता ने जुडिशियल पेंडेंसी पर भी बात की और ये रिमाइंड किया कि जुडिशरी को अकेले ब्लेम करना ईजी है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है। उन्होंने जज टू जज पॉपुलेशन रेशियो, एग्जीक्यूटिव डिलेज इन अपॉइंटमेंट्स और पुअर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बैकलॉग के मेजर रीजंस बताए हैं। आखिर में इस पूरी कंट्रोवर्सी का कोर बहुत सिंपल है। क्या इंडियन जुडिशरी के अंदर सच बोलने वाले, अनपॉपुलर बट राइट डिसीजंस देने वाले जजेस को एक्चुअली प्रोटेक्ट किया जाता है या उन्हें क्वाइटली करियर रिस्क के हवाले छोड़ दिया जाता है? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।